कहानी एक, जल्दी बुलाकर लाओ। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताए, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले जाओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है। फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहां पनाह। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। कहानी 2, अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदीर क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। कहानी 3, हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी।
बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। कहानी 4, दूज का चांद। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं? वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद, और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ।
उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी 5, किस नदी का पानी सबसे अच्छा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। कहानी 6, बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है। उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आथ अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम, कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा।
हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। कहानी 7 अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमदीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार